बीजेपी ने दी थी। अगला बड़ा पॉइंट यहां पर आता है गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा। सही सुना आपने, इसे कैसे इग्नोर किया जा सकता है। बीजेपी की हर जीत के पीछे कुछ ना कुछ क्रेडिट हमेशा गोदी मीडिया को मिलना चाहिए, और इसके मैं आपको अनगिनत एग्जाम्पल सुना सकता हूं। दुनिया में, देश में जो भी कुछ होता है, गोदी मीडिया वहां पर मोदी योगी का चेहरा आगे कर देता है। देश में कोरोना की लहर आई है, वैक्सीन बांटी जा रही हैं, थैंक यू मोदी जी। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स लिखने में दिक्कत हो रही है, एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया, थैंक यू मोदी जी। इसरो ने वहां पर चंद्रयान लॉन्च किया, थैंक यू मोदी जी। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वहां पर भी थैंक यू मोदी जी। पूरे देश दुनिया में कुछ भी हो, वहां पर मोदी जी सामने आकर खड़े हो जाते हैं मीडिया के अकॉर्डिंग। ये सब तो चलो बहुत क्लियर कट दिखने वाले एग्जाम्पल्स हुए, इसके अलावा इनका सटल प्रोपेगेंडा होता है जो इतना क्लियरली दिखता नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे कि मान लो योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब क्लेम दिया कि उत्तर प्रदेश देश की बेस्ट स्टेट है, उत्तर प्रदेश का हेल्थ केयर केरला से बेहतर है। फैक्चुअली डेटा के आधार पर देखा जाए तो यह चीज सरासर झूठ है, एक्चुअली में इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये मीडिया वाले क्या करेंगे, सिर्फ योगी आदित्यनाथ की स्टेटमेंट को एज ए हेडलाइन चलाएंगे, कभी भी वहां पर असली फैक्ट आपको नहीं बताएंगे, उसे काउंटर तक नहीं करेंगे। बस वो कहेंगे कि ये देखो योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। और जो आमतौर पर नॉन पॉलिटिकल इंसान होता है, जो ज्यादा न्यूज को फॉलो नहीं करता, उन्हें बस ये हेडलाइंस दिखती हैं और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसी ही चीजों से। गोदी मीडिया की बीजेपी के लिए मार्केटिंग एकदम एक पारस पत्थर की तरह है, एक मिथिकल स्टोन जो आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का, कि राम मंदिर स्कैम के एलिगेशंस लगे थे अभी कुछ महीने पहले, कि जो जमीन थी वहां पर उसकी कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन उसे 18 करोड़ में खरीदा गया था बाय द राम मंदिर ट्रस्ट। यह एलिगेशन लगाया गया था बीजेपी के लोगों पर। इसके अलावा एलिजिड रफेल स्कैम हुआ था, एलिजिड पीएम केयर स्कैम हुआ था, लेकिन मीडिया ने इन चीजों को कितना चलाया, सब मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहां पर कोई भी और पार्टी होती बीजेपी की जगह, उस पार्टी को तो बिल्कुल खत्म कर डालता मीडिया। यहां पर एक स्कैम हुआ है, वो भी धर्म को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कैसे हो सकता है। याद है कांग्रेस के साथ क्या हुआ था 2G स्कैम को लेकर। हम सब आज के दिन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं कि 2G स्कैम तो वहां पर डेफिनेटली हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो एक एलिजिड स्कैम था दोस्तों, जो कि आज के दिन तक प्रूव नहीं हो पाया। 2017 में कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई थी कि 2G स्कैम का कोई प्रूफ नहीं मिला है, और जितने भी अक्यूज्ड लोग थे उन सबको बरी कर दिया गया था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये है कि स्कैम तो कभी हुआ ही नहीं था, इसका मतलब यह है कि स्कैम प्रूव नहीं हो पाया कोर्ट में। और सेम चीज यही एलिजिड रफेल स्कैम के साथ भी कही जा सकती है, इस एलिजिड राम मंदिर स्कैम के साथ भी कही जा सकती है। अगर मीडिया किसी और पार्टी के लिए बिका होता ना यहां पर, तो 2400 घंटे यही खबर चलाता कि यहां पर राम मंदिर को लेकर स्कैम किया गया है। और अगर 24 घंटे यही खबर चलती तो अब इमेजिन कर सकते हो बीजेपी के चांसेस कितने गिर जाते हैं इन इलेक्शंस में। तो ये कुछ उदाहरण है कि गोदी मीडिया ने यहां पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बीजेपी को इलेक्शंस जिताने में। और इसी से ही हम पॉइंट नंबर 1 पर भी वापस आ जाते हैं, रिलीजियस पोलराइजेशन। गोदी मीडिया का यहां पर एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है देश में रिलीजियस पोलराइजेशन फैलाने में। 2400 घंटे ऐसी खबरें चलाई जाती हैं, ऐसी डिबेट्स करी जाती हैं जिनमें हिंदू मुस्लिम छिपा होता है। किसी तरीके से यह प्रूफ करने की कोशिश करी जाती है कि सारे ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, सारी ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर एंटी हिंदू हैं, एंटी नेशनल हैं, और यहां पर सिर्फ हिंदुओं की एक ही ठेकेदार पार्टी है बीजेपी। और बहुत से लोग इस ब्रेन वॉश में फंस भी जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह चीज एक्चुअली में सच है। तो एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि बाकी सारे पॉइंट्स पर तो ऑपोजिशन पार्टीज फिर भी काम कर सकती हैं, लेकिन गोदी मीडिया से कैसे फाइट किया जाए। अगर ऑपोजिशन पार्टीज को इलेक्शंस जीतनी है तो क्या किया जा सकता है यहां पर गोदी मीडिया से फाइट करने के लिए। इसका जवाब कहीं ना कहीं छुपा है दोस्तों अरविंद केजरीवाल में। 2015 की दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले एक ऐसा नैरेटिव बिठाने की कोशिश करी गई थी मीडिया में कि अरविंद केजरीवाल एक नक्सल है, और यही चीज 2020 में भी करी गई थी दिल्ली इलेक्शन से ठीक पहले। अरविंद केजरीवाल एक टेररिस्ट हैं। ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट्स नहीं थी। अगर आप न्यूज हेडलाइंस में वापस जाकर देखोगे तो इलेक्शन से ठीक 5-6 दिन पहले ये हेडलाइंस हर जगह देखने को मिल रही थी कि देखो इस बीजेपी पॉलिटिशियन ने अरविंद केजरीवाल को टेररिस्ट बुलाया। और यही चीज इस समय भी देखने को मिली 2022 में, जब पंजाब में इलेक्शंस हुई। इलेक्शन से सिर्फ 3-4 दिन पहले किसी ने उठकर यहां पर एलिगेशन लगाना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी है, और फिर हर जगह मीडिया में इसी चीज को बार बार चलाया गया, एक नैरेटिव बिठाने की कोशिश करी गई। लेकिन इन फर्जी नैरेटिव से कैसे बचा जाए, कैसे इनसे फाइट बैक किया जाए, ये चीज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने टाइम के साथ सीख ली। सॉल्यूशन है इन्हीं गोदी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना इनके नैरेटिव्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, ओपनली, आमने सामने। इस चीज का एक जीता जागता उदाहरण था 2020 का ये टाउन हॉल जो केजरीवाल ने किया था टाइम्स नाउ पर। प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? ओवर सीए सीए की क्या जरूरत थी?
आप मुझे बताइए सर। आप बताइए। यू आस्क। आप उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं किसी की वकालत सर। अब आप देयर आर सर। आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई। आप फिर आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया। अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में जीत पर बात करने से पहले यहां पर एक फाइनल रीजन देखते हैं बीजेपी की जीत के पीछे क्या था उत्तर प्रदेश में या बाकी और राज्यों में भी। ये रीजन है नो बेटर चॉइस, नो अदर ऑल्टरनेटिव। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीजेपी की फॉल्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, मान रहे थे कि यहां पर बेरोजगारी की दिक्कत है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता